नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी जो भी साथी कर रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबर के होते हैं। और अगर आप 5-6 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप हमारी वीडियो को 23 जनवरी तक लगातार फॉलो करते हैं तो आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब कुछ करा दिया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि आपको किस तरह परीक्षा में कम समय में अपने ज़्यादा क्वेश्चन करना है। और अगर आप लगातार वीडियो फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका मैथ पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो जाएगा। और आप अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पिछले 3-4 साल में आपके प्रश्न में आए हुए हैं उन सबको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। और 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए थे। आज दोस्तों 4 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और तीसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपके आने वाले एग्जाम में वो प्रश्न पूछ सकता है, तो इसीलिए आप लोग तीसरा और चौथा प्रश्न जरूर देखिएगा। तो चलिए आज ये बहुत बेसिक सवाल पहले से स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के जो भी 23 जनवरी को जो पेपर होने वाला है आपका, उसमें इस तरह के एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 24 का कितना परसेंट 64 होगा। तो आपको इस तरह के प्रश्न कैसे हल करना है आसानी से, उसको आप देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे 24 लिख लीजिए, और का मतलब दोस्तों गुणा होता है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे आप x लिख दीजिए। और परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था कि 1/100 होता है, इसको 100 लिख दीजिए। और ये जो 64 है यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं। अब एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए बीच में इक्वल है, और ये ऊपर ये भी अंश है, और ये भी अंश है, और ये भी अंश है। तो जब इक्वल के दोनों तरफ जो होता है वो अंश अंश कट जाता है। और ऐसे इक्वल के दूसरी तरफ अंश और हर नहीं कटता, लेकिन अंश अंश कट जाता है। और इक्वल के एक तरफ, यानी जैसे इक्वल के इस तरफ ले लेते हैं तो यहाँ से अंश और हर कटता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखिए 24 जो है वो 4 से कट जाएगा, तो 4 का पहाड़ा अगर 6 पर पढ़ेंगे 24, और इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 2 बचेगा, 4 6 24, यानी कि 16 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का तो 64 कट जाएगा। और फिर से काट दीजिए, 2 से 2 3 6 और 2 8 16। अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालना है। अब इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे तो जो गुणा होता है वो भाग बन जाता है, और जो भाग होता है वो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू निकालना है, तो x इसको रखेंगे। और जब जाएगा तो यहाँ पे 8 पहले से, तो 8 लिख लेंगे गुणे। यहाँ पे देखिए 100 जो है भाग में था, बटे में था, तो यहाँ पे जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 है ये गुणे में था, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा। यानी कि 8 गुणे 100 बटे 3 आप x की वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हर की वैल्यू है, हर की वैल्यू 3 है। तो आप प्रश्न में देखेंगे, मैं आपको बस बता रहा हूँ तरीका कि आपको कैसे परीक्षा में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। आपको ज़्यादा स्टेप मार्किंग नहीं हो रही कि हर जैसे 8वीं 9वीं 10वीं में होता है कि आपको एक एक स्टेप पे आपको नंबर मिलता है। लेकिन एग्जाम में आपको बस सिर्फ आंसर टिक करना है कि आपका अगर आंसर सही है तो आपका पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आंसर गलत दिए हैं तो गलत। आप कोई रफ कार्य आपका नहीं देखे कि आपने कैसे कैसे क्या किया है। तो यहाँ पे देखिए हर जो है हर 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन जो है ए और बी, यहाँ पे हर 2 है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको आप टिक नहीं करेंगे। अब आप बचता है कि 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 सही 2/3 है, और यहाँ 266 सही 2/3 है। अब यहाँ पे देखिए इसको ये 800 हो जाएगा, 800/3 हो जाएगा। अब 800 में अगर 3 से भाग करेंगे तो 2 सही 266 सही 2/3 ही आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही काट दीजिए, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। अब इसको अगर भाग करेंगे 800 में 3 का, तो 266 सही 2/3 आपका आंसर आ जाता है। और आप देखिए आपको बस यहीं तक करने की जरूरत थी। आप जैसे ही ये आपका मिलता, जैसे ये आप देख लेते कि 800 में 3 से भाग करना है,
तो 2 सही 2/3 तो नहीं आएगा, तो जो बड़ी वैल्यू होगी और जिसका हर जो है वो 3 होगा वही इसका आंसर होगा। ये दोनों तो आप ऐसे ही तुरंत देख के अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि ये वैल्यू नहीं होगा। तो इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करना है, ताकि आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएँ। और अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको कैसे आसानी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना ज़्यादा गुणा भाग किए, वो सब मैं बताता रहूँगा। और आप 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आप मुश्किल से मैक्सिमम, अगर आपका मैथ बहुत कमज़ोर है, आपको नहीं आता है, तब आप 15 से 16 मिनट में कर सकते हैं। और अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत बेसिक आता है तो आप 7 से 8 मिनट में पूरे 15 क्वेश्चन हल कर लेंगे। और जो बाकी समय बचेगा वो अपने अन्य विषयों पर फोकस करेंगे, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों, ये इस तरह के प्रश्न मैंने पहली वीडियो में बताया था, और बताया था कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। अब देखिए, प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या होगा। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना, आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, आपको आसानी से बस करना है। जो जो प्रश्न में कह रहा है वो आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, किताबों में क्या रहता है कि मान लेते हैं कि x/y भिन्न है और इसमें 25% की अंश में 25% की वृद्धि कर रहा है, तो x का 25% करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि जो हर है, हर को दुगना कर दें तो इसको 2y कर देंगे, फिर इसको जो है 5/9 के इक्वल कर लेते हैं। आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखना कि आपको जो भिन्न प्राप्त होने वाला है 5/9 प्राप्त होने वाला है, इस तरह करेंगे। देखो दोस्तों, ये जो तरीका करने का ये बहुत लेंदी तरीका होता है, इसको आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करा कि 5/9 आपको भिन्न प्राप्त होगी, तो आप इसको जो विकल्प दिया हो विकल्प से उठाइए। अब जैसे यहाँ पे विकल्प, पहला विकल्प ले लेते हैं 2/3 है, तो कह रहा है कि 2 को 25% वृद्धि कर देते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब जितनी वृद्धि करे तो सीधे उसको 100 में जोड़ के उतना वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे 2 का 25% वृद्धि यानी 125% सीधे निकालिए आप, तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा बाद में। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 5 दूना 10, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5/2 आ जा रहा है। 25% करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। फिर 3 को क्या करना है, 3 को दुगना कर देना है, तो 3 को दुगना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो आपका जो हर आएगा, मतलब जो नया भिन्न आएगा, वो 5/12 आ जाएगा। तो आपको 5/9 चाहिए था, तो आप इस तरह नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे, देखिए हर जो है, हर 9 दिया है यहाँ पे। अब दोस्तों, अगर 3 को दुगना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 से फिर 9 में नहीं बदल सकते आप। तो अगर जैसे 3 का करेंगे, 2 बार करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 को फिर 9 में नहीं बदल सकते। अब यहाँ पे देखिए 7 है, 7 दूनी 14 करेंगे तो 14 को 9 में नहीं बदल सकते। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो अगर 9 का दुगना कर देंगे 18, तो 18 को जब दुगना करेंगे तो फिर अगर ऊपर नीचे कर जाएगा तो 9 आ सकता है। तो इसीलिए आप एग्जाम में इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न है उसको आप ध्यान से देखिए। तो आप ऐसे ही 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट देंगे कि इन दोनों ऑप्शन को चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है बी और सी को। तो चलिए बी को चेक करते हैं। तो बी को हम मान लेते हैं कि हमारा जो मूल भिन्न है 4/9 है। तो 4/9 को इसका 25% निकाल लीजिए, 125% निकालना है इसका। और जो हर को दुगना कर देना, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए कि आपका जो मूल भिन्न है, जो प्राप्त होने वाला भिन्न है, वो 5/9 आ रहा है, तो आपका आंसर सही होगा। नहीं आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो 4 से ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो 5 और 5/18, 5/18 आ रहा है। और आपको चाहिए था 5/9 चाहिए था, तो ये 5/18 यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप बिना इसको सॉल्व किए आसानी से कर सकते हैं और आपका हमेशा सही होगा। आप चाहें तो 8/9 को, जो मैंने तरीका बताया है, उसको 125% इसका निकाल लीजिए और यहाँ पे हर को दुगना कर दीजिए
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 5/9 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/9 आ जाएगा। तो यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। दोस्तों कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई है और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के एक प्रश्न मैं पहली वीडियो में भी करा चुका हूं। तो आप यहाँ पे क्या करिए, लंबाई लिखिए और चौड़ाई लिखिए। और दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का जो गुणा होता है वही क्षेत्रफल होता है। तो आपको 10% की वृद्धि और 10% की कमी दिखाना है, तो कोई ऐसा नंबर मान लीजिए जो भी आप मान सकते हैं, मानिए जिसका आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं और जो गुणा करने में भी आसान। जैसे मान लीजिए इसका हम 25 मान लें, इसका 23 मान लें, तो गुणा करने में दिक्कत होगी। तो आप ऐसा नंबर मानिए जो आसान हो। जैसे हम 10 मान लेते हैं, कि हम मान लेते हैं कि आयत जो है उसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई भी आप 10 ही मान लीजिए, क्योंकि अगर एक बार इसका परसेंटेज वृद्धि निकाल लिए तो फिर उसका कमी निकालने में भी आसानी होगी। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 100 हो गया। और बहुत से स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सर लंबाई 10 माने चौड़ाई 10 माने हैं, तो ये तो वर्ग का जो लक्षण होता है कि उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ग होता है वो भी एक तरह का आयत ही है, या आयत को कह लीजिए। अगर आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर कर दिए तो वो वर्ग बन जाता है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, कोई भी आप नंबर अपनी मन से मान सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग नंबर भी मान सकते हैं। अब देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, तो आपको मैंने बताया था, आप लोग अगर पहला वीडियो ना देखे हो तो उसको देख लीजिए, तो ताकि आपको बहुत चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब देखिए 10 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 का 10% 1 आएगा, यानी कि जो लंबाई है उसमें 1 की वृद्धि हो रही है। तो अगर 1 की वृद्धि हुई तो लंबाई कितनी हो जा रही है, 11 हो जा रही है। और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, यानी कि 1 की कमी हो रही है, तब लंबाई कितनी हो जा रही है, चौड़ाई कितनी हो जा रही है, चौड़ाई 9 हो जा रही है। तब क्षेत्रफल कितना होगा, 99 होगा। आप देख सकते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 99 हो गया है। तो कितने की कमी हो रही है, तो कमी 1 की हो रही है। अब कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो दोस्तों अगर जो बेस होता है हमारा, जो मूल होता है, अगर वो 100 पे गिनती हो रही है, अगर 100 पे काउंट हो रहा है, तो जो क्षेत्रफल अगर 100 है और उसमें 100 में कमी या ज़्यादा दिखा रही, वृद्धि हो रही है, तो अगर 100 पे तुलना हो रही है तो वो उतना ही परसेंट की कमी या वृद्धि होती है। ये मैंने आपको पहली जो वीडियो थी उसमें आपको मैंने समझाया था कि अगर तुलना अगर 100 से हो रही है तो वही वृद्धि होती है, वही कमी होती है, तो उतना ही परसेंट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे जो नया क्षेत्रफल है ये 125 हो जाता है, तो सीधे हम कह देते हैं कि 25% की वृद्धि हो रही है। अगर ये 70 हो जाता तो कहते हैं कि 30% की कमी हो रही है। अगर यहाँ पे 110 होता तब उसको जो बेसिक फार्मूला होता है, जो बेसिक तरीका होता है, उससे हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 100 है तो आप सीधे अगर कमी हो रही है तो ही लिख के परसेंटेज लगा दीजिए, अगर वृद्धि है तो लिख के परसेंटेज लगा दीजिए। और चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए, नमक के एक घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितना % नमक है। अब क्या करें कि 6 लीटर घोल है, 6 लीटर घोल है, उसमें 5% नमक है। तो 6 का 5% निकाल लेते हैं। 6 का 5% निकालेंगे तो 2 से 2 3 6 और ये 50 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 3/10 लीटर आ जा रहा है, इतना नमक है। 3/10 नमक है और जो घोल है वो 6 लीटर है। फिर कह रहा है वाष्प द्वारा घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए जो घोल है उसको गर्म करेंगे तो भाप बन के जो पानी होता है वो निकल जाता है। तो अब कितना घोल बचा है, घोल 5 लीटर बचा है। नमक कितना है, 3/10 लीटर है। अब बोल रहा है कि इस घोल में नमक का कितना % अब है। तो परसेंट निकालने के लिए आप जो जिससे पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, जिस वैल्यू के बारे में। तो 3/10 और जो घोल है जिसमें से परसेंटेज पूछा जा रहा है, जो टोटल घोल है, ये टोटल घोल है 5 लीटर, तो 5 को
नीचे लिखते हैं। और मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जीरो कट गया, और 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा। अब जो है उसमें नमक का जो घोल परसेंटेज है, नमक का घोल में परसेंटेज, वो 6% हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 4 महत्वपूर्ण सवाल मैंने बताए जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इनको समझ गए हो तो कमेंट करिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद आप कमेंट करें कि इसके बाद कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उसके मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जैसे रेशियो पे बनाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बनाना है, या जो भी आपको, जो आपका मैथ का जो कमज़ोर होगा उसे बताइए कि उस टॉपिक पे हमें वीडियो बना के आपका जो डाउट होगा, जो समस्या है उसको दूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।